आज दो छोटी छोटी बातें आपके साथ करेंगे। पहली तो यह है कि सरकार को पता लग चुका है कि इन संहिता कानूनों में उन्होंने भयंकर गलतियां कर दी हैं और ये गलतियां लोगों का जीवन दूभर कर देने वाली हैं। आज की दूसरी बात, रोजाना की कोर्ट में आरोपियों तथा एडवोकेट्स के सामने आने वाली एक समस्या है, बेल पाने में आने वाली समस्या। आज देखेंगे कि इससे कैसे निपटा जाना चाहिए। जब से सरकार ने पुलिस थानों में कानूनी गवाही केंद्रों को स्थापित करने का कानून पास किया था, तो जनता में भारी रोष और भय व्याप्त हो गया था। हम सभी जानते थे कि वहां पूरे के पूरे गवाही प्रक्रिया पर पुलिस का नियंत्रण स्थापित हो जाने वाला है। इस बात पर सरकार का ध्यान गया है। भारत के गृह सचिव अजय भल्ला आईएएस ने 15 जुलाई 2024 को एक शासनादेश पारित किया है, जिसमें सब राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज से कहा गया है कि सेक्शन 265, 266 और 308 BNSS के अंतर्गत गवाही केंद्रों की स्थापना उन स्थानों पर न की जाए जो पुलिस के नियंत्रण में हों। गृह सचिव अजय भल्ला का यह पत्र आप देख सकते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि पुलिस के नियंत्रण में आने वाले स्थानों पर गवाही केंद्र बनाने के जो नुकसान आम आदमी को दिखाई दे रहे थे, वे सरकार के इन ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को क्यों दिखाई नहीं दिए थे। निष्पक्ष गवाही से किसको डर लगता था? और अब यदि इन गवाही केंद्रों को प्रोसिक्यूशन के नियंत्रण में किया गया तो भी वही भय सताएगा जो पुलिस के नियंत्रण में सता रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन का जितना काम होता है वो सारा ये पुलिस वाले ही संभालते हैं। तो प्रोसिक्यूशन कहना या पुलिस कहना एक ही बात के दो अर्थ हैं। इन गवाही केंद्रों के निष्पक्ष संचालन के लिए यह आवश्यक है कि इन स्थानों का नियंत्रण जिले के जिला जज के प्रभाव में ही हो। यदि डिस्ट्रिक्ट जज उस पर प्रभाव रखेंगे तो ही वह किसी प्रकार से निष्पक्ष रह पाएगा। किसी एक जज को उस केंद्र का इंचार्ज बना दिया जाना चाहिए और इस इंचार्ज जज के पास इन केंद्रों का अचानक निरीक्षण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यदि केस का संचालन कोर्ट कर रहा है तो गवाह को भी कोर्ट के नियंत्रण में ही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी न्याय प्रक्रिया के अवयव हैं सारे के सारे एक साथ कोर्ट के नियंत्रण में होंगे, तभी उनका संचालन सही हो पाएगा और निष्पक्षता रह पाएगी। यदि किसी प्रकार से गवाहों को जजशिप के अलावा किसी अन्य के नियंत्रण में दिया गया तो यह न्याय व्यवस्था के विनाश का प्रारंभ होगा। आपको आपके देश को चीन या पाकिस्तान बनने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब हम दूसरे मामले पर विचार करते हैं। वैसे हम सामान्यतः बेल के केसेस आपके साथ यहाँ चैनल पर डिस्कस नहीं करते हैं, पर इस बार कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा केस अलग किस्म का है। हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने हमें अपनी समस्या भेजी और पूछा कि इस मामले में कोर्ट बेल नहीं दे रहा है तो हम बेल कैसे लें। जैसे सब एडवोकेट करते हैं, हल बताने से पहले समस्या को समझ लेना जरूरी होता है, तो यहाँ भी हम लोग समाधान बताने से पहले समस्या को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि केस की प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे पास बड़ी सीमित जानकारी होती है, तो इसमें भी हमारे पास बहुत सीमित जानकारी उस समय थी और वह केवल इस केस की FIR थी। नाम पता बदलकर आपको बताते हैं कि FIR के मुताबिक हैंडपंप लगाने वाले कुछ लोग गांव में अनुज के यहाँ बोरिंग कर रहे थे ताकि उसमें हैंडपंप लगाया जा सके। आरोपी लोग भी वहां आ गए और अनुज ने उन आगंतुकों को खाना खिलाया। फिर उन आगंतुकों ने, जो बाद में आरोपी भी बन गए थे, उन लोगों ने हैंडपंप लगाने वाले लोगों के साथ कुछ कहा सुनी शुरू कर दी। आरोपियों में से एक लड़का रमेश था, उसने बोरिंग करने वाले समीर का हाथ अपने दांतों से चबा दिया, जिससे उसकी उंगलियों पर से मांस भी उतर गया। फिर वो आरोपी लोग बोरिंग करने वालों को धमकाते हुए वहां से चले गए। इस प्रारंभिक घटना के बाद दो महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली तो यह है कि FIR के मुताबिक यह मारपीट व उंगलियां चबाने की घटना 11 जून 2024 को हुई बताते हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस में 27 जून 2024 को दर्ज करवाई, यानी कि घटना होने के लगभग 16 दिन के बाद की रिपोर्टिंग की गई। और यह कोर्ट्स के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कितने समय के बाद FIR दर्ज करवाई गई थी। यहाँ भी महत्वपूर्ण होती है बेल के टाइम पर, और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर भी महत्वपूर्ण होती है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि शुरू में यह केस सेक्शन 323, 506, 504 आईपीसी में दर्ज हुआ था, लेकिन इसकी एक जीडी जनरल डायरी सामने आई कि पुलिस ने अब इसको बदलकर सेक्शन 326 और जोड़ दिया है और अब यह केस सेक्शन 326, 323, 504, 506 आईपीसी में कर दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि एफआईआर की शुरुआत में इस केस में वे सभी सेक्शंस लगे हुए थे जिनमें सजा 7 साल से कम होती है और इस तरह से यह केस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस के आधार पर बेल मिलने वाले दायरे में आ गया था और इन सभी आरोपियों को स्वतः ही बेल मिल जाने वाली थी। लेकिन पीड़ित के हाथ को आरोपी द्वारा अपने दांतों से चबाए जाने के कारण पुलिस ने इसमें सेक्शन 326 आईपीसी जोड़ दिया था। सेक्शन 326 आईपीसी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही इसके जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस सेक्शन 326 आईपीसी के लगने के कारण यह केस अरनेश कुमार वाले नियम से बाहर निकल गया, यानी कि इसमें अपने आप बेल नहीं मिल पाई। तो इस केस में आप सब साथियों को यह देखना है और पूछने वाले एडवोकेट मित्र को बताना है कि कैसे करके इसमें से हम तत्काल बेल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया है जिस कारण से उनको बेल अभी तक नहीं मिल पाई है। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। क्रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। जब आप आईपीसी को पढ़ते हैं तो वहां आपको 2 सेक्शंस दिखाई देते हैं, 325 आईपीसी तथा 326 आईपीसी। 325 आईपीसी में जानबूझकर गंभीर चोट मारने का अपराध आता है और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उधर जब हम उससे अगले सेक्शन 326 आईपीसी में जाते हैं तो वहां जानबूझकर गंभीर चोट मारने का अपराध तो है ही है, उसे खतरनाक हथियार से मारे जाने का आरोप भी आता है। इस प्रकार से सेक्शन 326 आईपीसी में जानबूझकर खतरनाक हथियार से गंभीर चोट मारने का अपराध आ जाता है। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है, साथ में जुर्माना भी लगता है। और इन आप दोनों सेक्शनों में देखोगे तो एक अंतर आता है। पहले सेक्शन में जानबूझकर गंभीर चोट मारना आता है, जबकि दूसरे में जानबूझकर खतरनाक हथियार से गंभीर चोट मारना आता है। खतरनाक हथियार से वाली बात ज्यादा हो गई है और इस वर्तमान केस में चोट को दांतों से मारा गया बताते हैं। तो हमें यह देखना होगा कि कानून में एक खतरनाक हथियार क्या होता है। कानून में खतरनाक हथियार इसलिए कहा जा रहा है कि यह मामला कोर्ट में सुना जाएगा और कोर्ट जाते ही पहला सवाल यही पूछने वाला है कि कानून में एक खतरनाक हथियार की परिभाषा क्या होती है, यह किस सेक्शन में दी गई है, दिखाइए। तो हम अब इसके लिए आईपीसी को पढ़कर देखते हैं। आईपीसी की भाषा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका अर्थ हम आपको बताते हैं, देखेंगे आप। इसमें निशानेबाजी, घोंपना, काटना, आग, गर्म वस्तु से दागना, जहर या क्षण करने वाली वस्तुएं, विस्फोटक, मनुष्य द्वारा सूंघने, गटकने, रक्त में इंजेक्ट किए जाने पर ऐसी दवाएं जो मारक सिद्ध होती हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। यदि विस्तार से देखो तो बंदूक की गोली, गर्म लाल सरिया, चाकू, छुरी, एसिड, क्लोरोफॉर्म, विष, सांप से, बिच्छू से कटवाना आदि वे तरीके हैं जिनको सेक्शन 326 आईपीसी में खतरनाक हथियार माना जाता है। लेकिन यहां ध्यान देंगे, दांत से काटना इसमें कहीं भी वर्णित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस केस में लगी हुई धारा 326 आईपीसी पुलिस के इस विश्वास पर टिकी है कि आरोपी द्वारा दांतों से काटा जाना एक डेंजरस वेपन होता है, जबकि हमने देखा है कि पुलिस का यह विश्वास कानूनी रूप से गलत है। आईपीसी में दी गई जो सेक्शंस की परिभाषाएं हैं वे पुलिस के विश्वास को सपोर्ट नहीं करती हैं।
दांतों से काटा जाना सेक्शन 326 आईपीसी में कवर नहीं होता है। तो इससे साबित यह होता है कि इस केस में तथ्यों में पुलिस के द्वारा लगाया गया सेक्शन 326 आईपीसी गलत है, उसने किसी खतरनाक हथियार का प्रयोग नहीं किया है। तो यदि आरोपी का आरोपित कृत्य सेक्शन 326 आईपीसी में नहीं आता है तो इसके लिए यह सेक्शन 326 आईपीसी को हटाना पुलिस के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा और इसके हटते ही इसके स्थान पर सेक्शन 325 आईपीसी आ जाएगा। सेक्शन 325 आईपीसी में केवल जानबूझकर गंभीर चोट मारने का अपराध आता है। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और इस तरह से केस में सेक्शन 325 आईपीसी के आते ही यह केस जिसमें हम बेल चाह रहे हैं अवनीश कुमार के दायरे में आ जाएगा और आपको अनिवार्य रूप से बेल मिल जाएगी। यह लीगल गणित का सामान्य गुण है। हर केस में अलग होगा, बेल के लिए अलग होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यह लीगल गणित अलग होगा, डिफेंस एविडेंस के लिए अलग होगा, फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए अलग होगा। लेकिन अलग क्या होगा इसे आप अपने अनुभव और मेहनत से जान पाएंगे। इसे अगर आपने एक बार जानना शुरू कर दिया तो आपको फिर कौन हरा पाएगा, अर्थात कोई भी नहीं हरा पाएगा। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।